हेलो एंड वेलकम बैक। हम चैप्टर 4 करने वाले हैं आज और चैप्टर का नाम है लेबर। ये स्टडी हब का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, तो अगर आप अपलाइन वगैरह से कर रहे हैं तो वो चैप्टर कुछ और हो सकता है ग्रुप में। ठीक है, तो चलिए फिर एंटर करते हैं चैप्टर के अंदर। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। Which of the following groups of workers would be classified as indirect labor? तो कौन सा बता रहे हैं इनमें से डायरेक्ट लेबर होगा। पढ़ते हैं। मशीनिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लर्क्स, bricklayers in house building company, maintenance workers in a shoe factory, assembly workers in a manufacturing business। तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग में जनरली क्या होता है, असेंबली लाइंस होती है, उस पर कन्वेयर एक बेल्ट होता है, उसके थ्रू चीज़ें पास होती रहती हैं, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है। तो वो जो उस असेंबली लाइन पे जो काम करते हैं वो असेंबली वर्कर्स होते हैं, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन के अंदर, तो वो इनडायरेक्ट लेबर नहीं हो सकते। मेंटेनेंस वर्कर इन शू फैक्ट्री, मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए, बट बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। ब्रिक लेयर इन हाउस बिल्डिंग, ब्रिक लेयर को हम हिंदी में जल्दी राजमिस्त्री या आप मैसन कह सकते हो, जो जिसका काम होता है ब्रिक्स को ऐसे दीवारें बनाते हैं, तो वो लेयर पे उनको डालना है, मतलब उसको प्रॉपर वॉल्स को बनाना। और कंपनी है बिल्डिंग कंपनी, ठीक है, हाउस बिल्डिंग कंपनी। तो हाउस बिल्डिंग में जो लेबर का दीवारें बना रहे हो तो डायरेक्ट लेबर ही होंगे ना, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वट एवर दे आर मैन्युफैक्चरिंग, है ना। मशीनिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लर्क्स, तो मशीन जो मान लीजिए कपड़े बन रहे हैं तो कपड़े मशीन में बनेंगे, लेकिन मशीन तो अपने आप में ही इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेकिन जो मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, मशीनिस्ट, जो कि मशीन पे बैठ कर कपड़े को सिल रहे हैं, दस मेकिंग द क्लॉथ्स, ठीक है, वो वर्कर्स तो डायरेक्ट लेबर होंगे, ठीक है, तो ये वो याद रखना है आपको। और यहाँ पर सी आंसर इसलिए होगा क्योंकि देखो मेंटेनेंस वर्कर्स इन अ शू फैक्ट्री में जूते बन रहे हैं, तो जूते बनाने में जो लोग इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट लेबर हो जाएंगे। लेकिन ये मेंटेनेंस में कुछ है, मान लीजिए कोई वेयर हाउस होगा तो वहाँ पे मेंटेनेंस का काम कर रहा है, मेंटेनेंस वाला बंदा थोड़ी डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर। अगेन आपसे पूछा कौन सा इसमें से इनडायरेक्ट लेबर होगा, तो असेंबली वर्कर्स इन अ कार प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट होगा। ब्रिकलेयर इन अ हाउस बिल्डिंग कंपनी, डायरेक्ट होगा। मशीनिस्ट इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स, तो मशीनिस्ट जो मशीन पे काम कर रहे हैं कपड़े बनाने वाले कंपनी में, वो भी डायरेक्ट लेबर्स होंगे। फॉक लिफ्ट ट्रक ड्राइव इन अ स्टोर इन अ इन दी स्टोर ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी, तो ये हो जाएगा डी हमारा आंसर, इनडायरेक्ट वर्कर। The following refer to situations occurring in process queue of an organization which operates a series of consecutive process. Direct labor is working at below agreed production level. A machine breakdown has occurred. I'm sorry. A direct labor is working at below the agreed production level. तो एक direct labor जो agreed level है, like for example 5000 से प्रोड्यूस करना था एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए वन आवर में, और ठीक है, तो उससे वो काम नीचे कर रहा है, लाइक 4000 ही जिस स्पीड से काम कर रहा है 4000 ही कर पाएगा, तो एक स्टेटमेंट ये। सेकंड, मशीन ब्रेकडाउन हैज अकर्ड, डायरेक्ट लेबर इज वेटिंग फॉर वर्क टू बी कंप्लीटेड इन अ प्रीवियस प्रोसेस, विच ऑफ दीज सिचुएशन वुड गिव राइज टू idle टाइम। देखिए idle टाइम वो होता है जब वो एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहा होता है, ठीक है, तो वो रीज़न में से बता रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल होगा जो कि idle टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखिएगा, मशीन ब्रेकडाउन, अब मशीन ब्रेकडाउन है, ख़राब हो गया है, तो उसके बीच में जब तक तो मशीन दोबारा ठीक नहीं होता या दूसरा रिप्लेस नहीं होता, तब तक तो वो उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, मतलब वो जिस काम के लिए है उस काम में नहीं कुछ भी नहीं कर पा रहा होगा, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा idle टाइम। Direct labor is willing to work to be completed in previous process, तो एक डायरेक्ट लेबर्स हैं जो कि वेट कर रहे हैं प्रीवियस प्रोसेस से गुड्स के रिसीव करने होने का, और जब रिसीव होगा उसके बाद वो काम करेंगे, है ना, तो ये हमारा ये idle टाइम हो जाएगा, बिकॉज वो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उस समय काम है नहीं, ठीक है। और ये तो कह सकते हो ये तो प्रोडक्शन ये एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, मतलब 5000 बनाना चाहिए था 4000 बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं बैठ के कुछ कर रहे होंगे, हाँ जितना काम करना चाहिए उस स्पीड से काम नहीं करते, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड आपका एग्जाम्पल ये है idle टाइम का। What is a overtime premium? What is a overtime premium? चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। And the additional amount paid for hours worked in excess of the basic working hours.
ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है जो एडिशनल अमाउंट पे किया जा रहा है ओवर एंड और अबव द बेसिक पे, जो कि उन्होंने एक्सेस ऑफ बेसिस यानी ओवर टाइम में उसने जो काम किया उस पर जो बेसिक रेट है उससे एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो फर्स्ट एग्जांपल में ये कह रहा है द एडिशनल पेमेंट ओवर एंड अबव द नॉर्मल आर्ली रेट फॉर बोनस वर्क इन एक्सेस ऑफ द बेसिक आर। मैं मैं ओवर राइट नहीं कर रहा इस पर, मैं इसको स्निप कर लूँगा तो बेटर कर पाऊंगा। द एडिशनल पेमेंट ओवर एंड अबव नॉर्मल आवर, ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्मल आवर ये $8 पर आवर, अगर ये मान लीजिए नॉर्मल रेट है, the additional payment over and above the normal the additional payment over and above the normal hour, ठीक है, तो एडिशनल मान लीजिए और नॉर्मल आवर है $8 पर आवर, ये नॉर्मल पेमेंट है, ठीक है, फॉर आवर्स वर्क इन एक्सेस ऑफ बेसिक वर्किंग आवर्स। तो जो बेसिक आवर है उस एडिशनल पेमेंट है, यानी इस पे कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा, 2 और एक्स्ट्रा मान लीजिए, तो ये मान लेते हैं हम 10 पर आवर, ठीक है, बेसिक तो ये था, ये मिलना चाहिए था, बट ये इसको 10 मिल रहा है, एडिशनल पेमेंट हो रहा है किस पे, इन एक्सेस ऑफ बेसिक वर्किंग आवर, तो जो बेसिक वर्किंग आवर है यानी उससे ज़्यादा जो काम कर रहा है उस पर उसको 8 की जगह 10 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए आपको 8 आवर्स काम करने हैं, ठीक है, और 8 आवर्स के का जो पेमेंट है, आपका जो आर्ली रेट जो वेजेस बनता है वो 8 पर आवर, यानी टोटल 8 8 आपका बनना चाहिए, ठीक है, बट ये कह रहा है कि अगर जो आपने बेसिक आवर है यानी 8 आवर्स उससे ज़्यादा काम किए, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 आवर्स के काम किए, ठीक है, उसमें से 2 आवर्स क्या हो जाएगा आपका ओवर टाइम हो जाएगा, एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, उस पर कह रहा है ना, इस पे जो इस 2 आवर्स पे अप्लाई होगा वो उस पर एडिशनल पेमेंट मिलेगा, यानी 8 तो बेसिक था, इस पर 8 तो मिलेगा ही, तो इसमें 2 और एक्स्ट्रा मिलेगा, तो इसमें मिलेगा 8 जो बेसिक था प्लस 2, तो ये इस पर 10 की बात कर रहा है, 10 पर आवर, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ओवर टाइम प्रीमियम। देखिए नॉर्मल जो बेसिक रेट होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन नॉर्मल ओवर टाइम का पेमेंट होता है, लेकिन एडिशनल कुछ मिल रहा है तो वो हो जाएगा ओवर टाइम प्रीमियम, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में सेकंड में बात हो रही है ओवर टाइम प्रीमियम की। द बेनिफिट ऑफ टू द कंपनी ऑफ नॉट हैविंग एनी सैलरीड स्टाफ, नो दिस इज नॉट द ओवर टाइम प्रीमियम, द अमाउंट पेड फॉर वर्किंग वीकेंड एंड नेशनल हॉलीडेज, नो ये भी कोई वो नहीं है, तो सेकंड होना चाहिए इसका ऑप्शन। द क्वेश्चन सेज, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है बोनस ऑफ 75% टाइम सेव, तो उसको जो उसने टाइम सेव किया होगा उसको 75% उसको बोनस मिलता है, ठीक है, अब देख ले डिटेल्स क्या क्या गिवन है, एक्चुअल टाइम उसने इतना लिया और ये रेट है, एक्चुअल जो उसने पेमेंट काम किया उसका आउटपुट दिस मच, और 1 यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम 7 मिनट, तो हम पहले देख लेते हैं टाइम कितना उसको लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम शुड हैव टेकन स्टैंडर्ड टाइम, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 7 मिनट, एक में लग रहा है तो 7 डिवाइड बाई 60, क्योंकि मुझे आवर में चाहिए और यहाँ पे मिनट दे रखा है, तो मैं लिखूँगा 400 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 60, दिस शुड टेक 46.67 दिस मच आवर्स, ठीक है, और इसने एक्चुअल में कितने लिया उस काम को करने के लिए, 42 आवर्स में कर दिया, ठीक है, एक्चुअल टाइम 42 आवर्स, तो टाइम सेव कितना किया उसने, 46.67 माइनस 42 इजिकल्स टू 4.67 आवर्स, ये इसने टाइम सेव किया। अब इट्स दिस मच, इसने इतना इसने टाइम सेव किया, अब इसका अगर मैं पे आउट निकालूँ तो 6.7 मल्टीप्लाई बाई आर्ली रेट 10 है तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40.67, ठीक है, अब बोनस की बात कर लेते हैं। बोनस कह रहा है कि जितना उसने सेव किया है उसका 75%, यानी जितना सेव किया उसमें ये उसका पे आउट होना चाहिए, तो इसका 75% इस टाइम बोनस दे देते हैं, ठीक है, सो 75% इक्वल्स टू 34, यानी 35 आ जाएगा टोटल, ठीक है, तो 35 दिस शुड बी द आंसर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कंपनी ऑपरेट्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड द फॉलोइंग। देखिए डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है कि भाई आपने इतना काम किया, लाइक एक दिन में 200 प्रोडक्ट आपने बनाया, तो पर प्रोडक्ट यानी पर यूनिट आपको $10 पे आउट होगा। तो अगर टोटल 300 कर दिया तो आपने पहले 200 पे तो 10 का होगा, और अब नेक्स्ट के जो 100 यूनिट है यानी एक 201 से 300 उस पर 15 मान लीजिए पे आउट होगा। अगर आपने 500 कर दिया तो पहले 200 पे ये रेट होगा, फिर 200 से 300 पे ये होगा, फिर 300 से 500 पे उस पर अलग रेट होगा। यानी अलग अलग लाइक जो आपने काम किया है उसके लिए अलग अलग रेट होता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही ज़्यादा उसको अच्छे उसको बेनिफिट मिलेंगे, उसको अच्छे मतलब पे आउट मिलेगा। ठीक है, तो इससे एक तरह से मोटिवेशन के लिए ये अलग डिफरेंशियल रेट यूज़ किया जाता है। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। फर्स्ट 500 यूनिट्स का ये रेट है, फिर 501 से 600 पे ये है, और 600 यूनिट्स और उससे अबव पे ये रेट है। इसने 800 किए हैं प्रोड्यूस एंड इन 45 आवर्स। ठीक है, और मिनिमम उसका वेजेस रेट ये है। ठीक है, तो पहले मिनिमम वेजेस निकाल लेते हैं। मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 × 40, तो ये होना चाहिए हमारा मिनिमम गारंटी। तो हमारा आंसर होना, अगर 200 ही मिनिमम गारंटी, इससे कम हुआ है तो हम मिनिमम गारंटी देंगे। ठीक है, जनरली क्या होता है, एक मिनिमम गारंटी भी किसी भी कंपनी में होता है कि भाई इससे कम तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिनिमम गारंटी से अगर कम हमारा एक्चुअल वेज आया तो हम मिनिमम गारंटी देंगे। अगर मिनिमम एक्चुअल वेज हमारा मिनिमम गारंटी से ज़्यादा आएगा हम एक्चुअल वेज ही देंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने के 800 है ना, 800 यूनिट्स इसने बनाए हैं। ठीक है, अब 800 जो यूनिट होगा उसमें फर्स्ट 500 पे ये रेट होगा, तो हम ये कर सकते हैं लाइक 500 फर्स्ट 500 पे 0.2 ये रेट होगा, तो ये हो जाएगा $100। तो 501 से 600 यानी ये 100 यूनिट हो गया, उसको मिलेगा हमें 0.25 का रेट 25, और ये 600 एंड अबव, तो 600 उससे ये क्या हो जाएगा 200 यूनिट्स, इस पे रेट है 0.55, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 45, तो ये हो जाएगा 110। तो टोटल वेज कितना हो जाना चाहिए, तो हम मिला के बात करें तो 100 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 110, दिस विल बी 235। तो इसका टोटल वेज कितना बनना चाहिए 235। ठीक है, मिनिमम गारंटी ये है, तो हम क्या देंगे, एक्चुअल में जो वेज बन रहा है वो देंगे, मिनिमम गारंटी देंगे। तो एक्चुअल में जो वेज बन रहा है वो ज़्यादा है मिनिमम गारंटी से 235, तो हम 235 ही देंगे इसे। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, an organization operates a piecework system remuneration। ठीक है, 5 minutes of time is standard time allowed per unit of output, piecework is paid at this rate। ठीक है, तो पर यूनिट के लिए कितना टाइम अलाउड है 5 मिनट, और जो रेट है वो $20 पर स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय प्रोड्यूसेस टू 120 यूनिट इन 9 आवर्स, तो एक किसी ने 120 यूनिट्स बनाए हैं 9 आवर्स ने लिए। ठीक है, व्हाट इज द एम्प्लॉयज पे फॉर द डे, तो हमें निकालना है कि कितना मतलब उसको उसका पे होगा उस दिन का जिस पे इसने 9 आवर्स काम किया। ठीक है, तो 120 पहले तो मैं निकाल लेता हूँ। स्टैंडर्ड टाइम कितना लेना चाहिए उसे, 200 इसने 120 बनाया है। ठीक है, और एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है 5 मिनट्स है। ठीक, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा 60, और ये 600 क्या हो जाएगा मिनट, तो 600 मिनट को हम क्या क्या कह सकते हैं 10 आवर्स। तो ये तो 120 यूनिट बनाने के लिए उसके पास टाइम था, और लेकिन उसने सेम काम को कितने आवर्स में कर दिए 9 आवर्स में। ठीक है, तो मुझे बताओगे कि उसको 9 आवर्स के पैसे मिलेंगे या उसको 10 आवर्स के पैसे मिलेंगे। देखो, आपको कोई काम 8 घंटे में करना है, आपने उसको 6 घंटे में कर दिया। ठीक है, तो भाई आपको तो पूरे 8 घंटे के पैसे मिलने चाहिए ना, 6 घंटे क्यों मिलने चाहिए? अगर 6 घंटे में ही आप काम कर रहे हो, उससे फ़ायदा तो बिज़नेस को होगा आपके, लेकिन आपको फ़ायदा क्या हुआ? आपने ज़्यादा मेहनत करी लेकिन उससे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको ना, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम टाइम सेव करते हैं, उस टाइम जो हमने सेव किया, हमें उसके भी पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो मैं 10 घंटे में 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर रहा हूँ, तो मुझे 8 घंटे नहीं पूरे 10 घंटे के पैसे मिलेंगे। ठीक है,
मेरा रेन्यूमरेशन जो टोटल 10 आवर्स है आवर्स का है उसका मिलेगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाई इसका हम चेक कर लेते हैं रेन्यूमरेशन का रेट क्या है, 20 पर स्टैंडर्ड आवर है ना। तो ये 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर 200। चलिए यहाँ पे हम एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं 200। ठीक है, तो ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, budgeted production in a factory for the next period is 4800 units. Each unit requires 5 labor hours to make. Labor is paid $10 per hour. Idle time is represent 20% of the time. ठीक है, कह रहे हैं कि बजटेड प्रोडक्शन 4800 ये हमारा बजट आइटम है, हम इतना बनाने वाले हैं यूनिट्स। ठीक है, ये हमने बजट किया हुआ है। ईच यूनिट रिक्वायर 5 लेबर आवर्स, और सभी को बनाने में क्या कितना लगता है, नहीं 4800 टोटल था, और एक यूनिट को बनाने में कितना लग रहा है 5 मिनट्स ना। टोटल कितना लगना चाहिए 24, दिस मच मिनट शुड हैव टेकन है ना। नहीं ये आवर्स ही है तो 5 आवर्स ही है तो 5 दिस मच आवर्स विल टेक है ना टू मेक 4800 आइटम्स। लेबर इज पेड $10 पर आवर, और जो लेबर रेट है वो क्या है $10 पर आवर। ठीक है, ये क्या है हमारा लेबर रेट। ठीक है, idle टाइम रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द टोटल लेबर टाइम। तो टोटल जो लेबर टाइम हमारा लग रहा है उसका 20% टाइम idle टाइम है। ठीक है, what is the budgeted labor total labor cost for the next period। तो अभी बता रहा है कि जो ये हमने आइटम हमने बजट किया 4800 बनाने के लिए, उसमें कितना खर्चा आएगा, मतलब टोटल एक्सपेंस क्या आएगा। ठीक है, कितना हमें अपना लेबर बजट करना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताना कि आपने 48 आवर्स, आपने 4800 यूनिट्स आपने इतना बजट किया। ठीक है, एक को बनाने में लग रहा है आपके 500, तो टोटल 5 मतलब आवर्स लग रहे हैं, तो टोटल 48,000 ये आवर्स लग जाएंगे टू मेक हाउ मच 4800 यूनिट्स है ना। अब इसमें से 20% आपके क्या है ईडल टाइम्स है। ईडल टाइम रिप्रेजेंट्स 20% ऑफ द टोटल लेबर टाइम। ठीक है, तो मुझे ये बताना कि 5 आवर्स, ये जो एक्चुअल में ये टाइम आ रहा है, ये हमारा एक्चुअल जो टाइम लेना चाहिए है ना, उसका 20% ही होगा, सॉरी उसका 80% होगा, क्योंकि 20% तो ईडल टाइम यानी बीच में कुछ मशीन ब्रेक डाउन वगैरह भी हुआ होगा। अब मान लीजिए आप 20 आपने मान ली 10 घंटे आपको लगना चाहिए था। ठीक है, तो आप एक मतलब कोई काम करने में आपको 10 घंटे लगते हैं, लेकिन बीच में ब्रेक हो जा रहा है, और अनवांटेड ब्रेक लाइक मशीन कुछ डिसफंबल फंक्शनिंग मशीन के अंदर आ गया, कुछ प्रॉब्लम्स मशीन में आ गई, रिपेयरिंग वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो भाई उसमें मान लीजिए 12 घंटे लग गए। ठीक है, लेकिन माना तो ये जाएगा ना कि स्टैंडर्ड मशीन 10 घंटे में काम कर देती है, लेकिन लगा एक्चुअल में क्या 12। तो इसने ये स्टैंडर्ड दिया है, जो आपको इसने जो 5 आवर्स दिए हुए हैं ये स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, मतलब ये उसमें ये ईडल टाइम है वो नहीं बता रहा है ना। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है ईडल टाइम इंक्लूड नहीं होता, तो आप ये मान के चलोगे कि स्टैंडर्ड आ रहा है वो एक्ट टोटल आवर्स में से आपने ईडल टाइम माइनस किया होगा, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड टाइम आता है। ठीक है, तो 24 आवर्स जो है ये टोटल जो टाइम लेगा, टोटल टाइम टेकन का 80% को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 20% क्या है आपका ईडल टाइम। ठीक है, 80% 28,000 सॉरी 24 था नहीं 24, मैं इसको सही से लिख देता हूँ 24,000 और डिवाइडेड बाई 80%, दिस विल गिव मी 30,000 मिनट्स। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम कितना लेना चाहिए 30,000, और पर आवर का रेट क्या है 10 पर आवर लेबर रेट, यही है ना। तो ये क्या हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाई, तो ये हो जाएगा $300,000। ठीक है, तो $300,000। ठीक है, 1 टाइम्स 100,000 10,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लॉक कार्ड आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द टाइम दैट्स एम्प्लॉय स्पेंड एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि क्लॉक कार्ड जो होता है वो यूज किया जाता है लाइक हाउ मच टाइम द एम्प्लॉयज हैड स्पेंड एट वर्क प्लेस। देखो पहले तो मैं बता दूं कि क्लॉक कार्ड क्या होता है। क्या देखिए, जैसे आप किसी अपने ऑफिस में एंट्री लेते हैं, अपने ऑफिस प्रीमिसेस में एंटर करते हैं, तो एंट्री करते समय आप कहीं ना कहीं एक मान लीजिए कोई कार्ड आप पंच करते हो गेट पे, जिससे क्या होता है आप आपकी एंट्री हो जाती है कि आपने अपने कंपनी के अंदर एंटर कर चुके हैं, आप अपने ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर एंटर कर चुके हैं।
तो जहाँ से मेन एंट्री पॉइंट है आपके ऑफिस में वहाँ प्रेमिसेस का, वहाँ पे आपको या तो मैनुअली रिकॉर्ड करते होंगे वो, या तो डिजिटली आपको पास कोई कार्ड होगा, या थंब इम्प्रेशन आप देते होंगे मेन गेट में, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं ना कुछ स्कैन करके रिकॉर्ड होता है डिजिटली, ठीक है, डिजिटल डेटा इनपुट होता है। तो ये सारे इन चीज़ों को हम क्लॉक कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है क्लॉक कार्ड आर यूज टू रिकॉर्ड द टाइम दैट एम्प्लॉइज स्पेंड एट वर्क प्लेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू क्लॉक कार्ड इज ट्रू, तो ये बता रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नीचे का ट्रू है, सही है क्लॉक कार्ड के रिलेटिंग, ठीक है। तो पढ़ते हैं, दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर कैलकुलेटिंग इडल टाइम। देखिए ये बस बताते हैं कि आप ऑफिस के अंदर चले गए हो, अपने अंदर क्या काम किया, कितनी देर मशीन ने काम किया, कितना टाइम मल फंक्शन हुआ, डिसरप्शन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, कुछ नहीं बताता ये, ठीक है। दे कैन बी यूज टू एलोकेट टाइम फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, नहीं, लाइक आप 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे आपने कितना काम किया उससे क्लॉक कार्ड से कोई लेना देना नहीं है। लाइक क्लॉक कार्ड सिंपली बताएगा कि ये एंट्री टाइम, ये बताएगा कि आज कितना टाइम आप ऑफिस में रहे हैं, बस इतना बता सकता है वो। दे आर यूजफुल फॉर प्रोफेशनल स्टाफ टू इंश्योर accurate billing of their time, no, this is again wrong. They indicate how long staff spend at workplace but do not indicate how much they have worked, ठीक है। तो ये बताता है कि कितना उसने स्पेंड किया अपने वर्क स्टेशन पे, वर्क प्लेस पे, एंड इट डजंट इंडिकेट हाउ मेनी आवर्स वर्कड, तो इससे कुछ नहीं पता लगता लाइक आपने कितना काम किया। तो स्टेटमेंट नंबर डी ठीक है। एक आधे मिनट में, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सेवरल कस्टमर, ठीक है, कई सारे कस्टमर के लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हो, फाइन। ईच कस्टमर ऑर्डर इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, तो सभी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लाइक 2-3 हम कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, और सभी के अलग अलग डिज़ाइन हैं, ठीक है। द कंपनी देयरफॉर नीड्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑर्डर, तो हर प्रोडक्ट पे कितना टाइम स्पेंड किया है ये कंपनी चाहती है रिकॉर्ड करना, ठीक है, ताकि हम निकाल पाए कि भाई हर प्रोडक्ट पे एग्जैक्टली हमारे कितना लेबर आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर एप्रोप्रिएट फॉर अपोर्शनिंग लेबर टाइम टू ईच, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा तरीका है जैसे हम लेबर आवर्स को अपोर्शन कर सकते हैं। लाइक एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो मान लीजिए 10 घंटे अपने वर्क प्लेस पे स्पेंड करता है, और वो 2-3 प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन से प्रोडक्ट पे उसने कितना काम किया है, ठीक है। तो बताना है इसमें से कौन सा तरीका है, हम चेक कर सकते हैं। क्लॉक कार्ड नहीं, क्लॉक कार्ड से सिर्फ एन और एंट्री और आउट ये टाइम ही रिकॉर्ड हो पाता है। टाइम शीट, यस, टाइम शीट से डिटेल में हम बताते हैं कि इतने लाइक 10 to 12 हमने इस चीज़ पे काम किया है, लाइक 11, लाइक 1 to 3 हमने इस चीज़ पे काम किया, तो मतलब प्रॉपर्ली टाइम बताता है कि मैंने कितना टाइम किस चीज़ पे लगाया। तो ये टाइम शीट काम आ सकता है, जॉब कार्ड भी काम आ सकता है, ठीक है। तो जॉब कार्ड से भी हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं काफ़ी हद तक, ठीक है। मतलब हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉस्ट, मतलब कौन से कॉस्ट पे क्या क्या काम किया, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आंसर होना चाहिए 2 and 3। The next question is, which of the following formula can be used to calculate लेबर एफिशिएंसी रेशो, तो लेबर एफिशिएंसी रेशो कौन सा फार्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ फार्मूले बता देता हूँ मैं, जैसे रेशोज होते हैं जो लेबर से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहले हम हमारे पास होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, देन होता है हमारे पास कैपेसिटी, ठीक, और इसके बाद होता है लेबर वॉल्यूम। इसका फार्मूला याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप यूज कर सकते हो। एक न्यूमोनिक SAAB and SV। S means standard hour for actual production, तो यहाँ लिख लेता हूँ standard hours for actual production, और नीचे लिखेंगे हम A means actual hours। सेकेंड होता है हमारा कैपेसिटी रेशियो, कैपेसिटी के लिए हम करते हैं AB, तो A means actual hours divided by B means budgeted hours, and final SB means standard hours for actual production divided by budgeted hours।
ठीक है। तो ये 3 हमारे जनरली रेशियोज़ होते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं लेबर एफिशिएंसी रेशियो के लिए। तो एफिशिएंसी होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो एक्सपेक्टेड या स्टैंडर्ड एक ही बात है, और फॉर एक्चुअल एक्सपेक्टेड आवर फॉर मेक एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। तो ये हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी विल बी द आंसर। One is 12. Furniture company had 3,000 employees at the beginning of 2018. तो 2018 year है 2018, ठीक है। At the end of 2008 8 या 18 मान लेते हैं, मतलब exactly क्रॉस दे रखा है 20x8 और मैं 18 मान लेता हूँ। तो at the end of 2000 स्टार्टिंग में तो कितने थे उसके बाद 300 एम्प्लॉइज थे, और एंड में कितने उसके बाद रह जाते हैं 3500 रह जाते हैं, मतलब हो जाते हैं 120 एम्प्लॉइज रिजाइन इन द ईयर। तो अभी ईयर के बीच में 120 एम्प्लॉइज ने क्या किया है, रिजाइन किया है, ठीक है। एंड वर इमीडिएटली रिप्लेस्ड, और एग्जैक्टली क्या हो गई है, रिजाइन हुए और उसके बाद रिप्लेस्ड भी हो जाते हैं। कितने जिन्होंने रिजाइन किया वही रिप्लेस होंगे। एडिशनल 400 एम्प्लॉइज वर रिक्रूटेड फॉर न्यू जॉब्स, और प्लस 400 न्यू एम्प्लॉइज भी हायर किए जाते हैं, ये रिप्लेसमेंट के अलावा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर रेशियो। देखिए लेबर टर्नओवर रेशियो जनरली वो होता है कि एक साल में कितने लोगों ने रिज़ाइन किया और हमने उसके बदले में कितने लोगों को रिप्लेस कर दिया। कुछ लोगों को कंपनी निकाल देती है जानबूझ के, लाइक रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी एक केस होता है जब कंपनी के पास मतलब कोई काम नहीं रह जाता, इस वजह से एम्प्लॉई निकालते हैं, तो वो तो नॉर्मल निकाला जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिज़ाइन दे के जाता है तो कंपनी के लिए वो बुरा होता है, क्योंकि उसके बदले जो रिज़ाइन दे के जा रहा है तो मतलब कंपनी को नया बंदा हायर करना पड़ेगा। अब जिसको हमने इतना सारा काम सिखाया है, एक तो उसका कॉस्ट, हमें बहुत सारा कॉस्ट आया होगा उसको ट्रेन करने में, और नया स्टाफ हम हायर करेंगे तो अपने आप ही हायर करने के लिए कॉस्ट आएगा, प्लस उसको उसकी ट्रेनिंग कराएंगे 2 4 6 महीने, तो वो खाली ट्रेनिंग में निकाल देगा, तो अगेन ये एक कॉस्ट हो जाता है। तो कंपनी ना एक जानना चाहिए कि जो मेरा लेबर टर्नओवर है, जो लेबर छोड़ के जा रही है, उसका रेशो क्या है, वो हमेशा कम से कम करना चाहिए इस लेबर टर्नओवर रेशो को। तो कैसे निकालेंगे हम, ऊपर हम लिखेंगे रिप्लेसमेंट, ठीक है। जो रिप्लेसमेंट जो हुआ है मतलब हमारे करंट ईयर में, डिवाइडेड बाई एवरेज एम्प्लॉई। रिप्लेसमेंट तो हमें पता है, रिप्लेसमेंट 120 का हुआ है। एवरेज एम्प्लॉइज निकालेंगे तो एवरेज पे एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ता है जो स्टार्टिंग में थे प्लस जो एंड में थे, और दोनों का एवरेज करना होता है। तो 3000 हमारे स्टार्टिंग में प्लस एंड में थे 3500, और दोनों को 2 से डिवाइड करके इनका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कर लीजिए ये भी 120, इसका एवरेज निकाल लेते हैं पहले। तो 3000 प्लस 3500 divided by 2, so this will be something around 120 3250, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रेशो 120 डिवाइडेड बाई 3250, 0.00369, ठीक है। ये हो जाएगा रेशो। अब इसको आप परसेंटेज में कर सकते हो कन्वर्ट, मल्टीप्लाई करके, तो 3.69% हो जाएगा। 69 को हम 69 नहीं लिख सकते, या फिर हम इसको 69 लिखते हैं, तो 3.69 परसेंटेज में पूछा ना, वैसे भी आंसर इन परसेंटेज, तो 3.69 या 70 हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दे तो 6.9 ही है, तो और अच्छा हमारा आंसर भी मैच होगा एग्जैक्टली पॉइंट्स में भी। Which of the following labor remuneration method will be direct labor cost? I'm sorry. Which of the following labor remuneration method will डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑलवेज ही वेरिएबल? तो कह रहे हैं से कौन सा रेन्यूमरेशन मेथड है जो कि हम यूज करेंगे और उसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमेशा एक वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट होता है जितना ज़्यादा हम आउटपुट करें, और मतलब जितना ज़्यादा आउटपुट हम बढ़ाएं उसी हिसाब से इनपुट भी बढ़ता रहेगा, यानी लेबर कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा। कम आउटपुट कम लेबर कॉस्ट, ज़्यादा आउटपुट ज़्यादा लेबर कॉस्ट, तो ये होता है वेरिएबल लेबर कॉस्ट, ठीक है। तो क्या करता है डे रेट। डे रेट में का मतलब ये है कि रोज़ का आपका फिक्स है कि आपको मान लीजिए अगर रुपीज़ में बात करें तो आपका दिहाड़ी होगा 500 रुपये, 1000 रुपये,
तो आप कम प्रोडक्शन करो या ज़्यादा करो, उसमें आपको एग्जैक्टली फिक्स पैसे मिलेंगे। तो ये क्या होगा, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली लेबर कॉस्ट कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा। पीस रेट, दैट्स द पॉइंट। देखो पीस रेट हमेशा वेरिएबल होगा, क्योंकि अब पर पीस है। अगर आप 100 पीस बनाओगे तो 100 पीस के अकॉर्डिंगली आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप 50 बनाओ यूनिट तो 50 के, अगर आप 500 बनाओ तो 50 के, तो 500 के अकॉर्डिंगली आपका पर यूनिट कॉस्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका मतलब लेबर कॉस्ट भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल है। डिफरेंशियल रेट नहीं, ये भी मैं समझा देता हूँ। डिफरेंशियल क्या होता है, अलग अलग रेट अब अलग अलग रेंज ऑफ प्रोडक्शन के लिए होता है। जैसे पहले 20 प्रोडक्शन यूनिट के लिए ये रेट होगा, 20 से 50 के लिए ये रेट होगा, 50 से 100 के लिए अलग रेट होगा। इस तरह से मोटिवेट करने के लिए हम जितना ज़्यादा यूनिट्स बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा हम वेज रेट करते जाते हैं, ठीक है, वेजेस रेट या पर यूनिट रेट। तो डिफरेंशियल उसी को कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ग्रुप बोनस आवर्स, तो ग्रुप को बोनस दिया जाता है कोई पर्टिकुलर टारगेट या टाइम में चीज़ों को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो वो भी अगेन वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम उसमें एक आपने टारगेट अचीव कर लिया बट उससे एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा कि मतलब, ठीक है। तो ये हम इसको बी करेंगे, आंसर इसका बी होना चाहिए। And the next question is 14 number. An organization operates a piecework system of remuneration. Good, ठीक है। Also guarantees employees 60% of time based rate. तो guarantees 80% of time based rate of which is based on $20 per hour for 8 hours working day. तो ये कह रहे हैं कि गारंटी पहले निकाल लेते हैं। 8 आवर्स का गारंटी है और $20 मल्टीप्लाई बाई 80%, 128 जी। हमारा हो जाएगा लेबर रेट, ठीक है। तो ये हमारा तो मिनिमम वेजेस रेट हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं एक्चुअल में कितना आना चाहिए। 3 मिनट्स इज स्टैंडर्ड टाइम, तो 1 मिनट को बनाने में हमारे लगता है 3 मिनट पर यूनिट। पीस वर्क इज पेड एट द रेट ऑफ 18 पर वीक। तो टोटल हमारे 3 मिनट लगते हैं पर यूनिट को बनाने में। तो 1 यूनिट को बनाने में एट द 3 मिनट लगेंगे, और पर आवर्स हमारा टाइम है, हमारा कॉस्ट है $18 पर आवर, ठीक है। तो ये 1 मिनट में इतना लगता है। पर लेबर मतलब एक हर घंटे का 18, ये तो लेबर कॉस्ट है, और 1 यूनिट को बनाने में 3 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इफ़ एम्प्लॉई प्रोड्यूस 200, तो 200 यूनिट्स बनाता है और टोटल टाइम लेता है 8 आवर्स, ठीक है। तो हमें निकालना है एम्प्लॉइज़ का ग्रॉस पे कितना होगा, ठीक है। निकाल लेते हैं इसे भी हम। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसका ना स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, ठीक। 200 यूनिट्स बनाता है, ठीक, और 1 यूनिट को बनाने में 3 मिनट लगते हैं। ये मैं एम कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा टोटल 600 मिनट। 600 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, 6 आवर्स बोल सकते हैं, नहीं 60 आवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और एक 1 आवर का कितना है, $18। तो अब टोटल ये बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 60, 1080। नो मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाए अगर 600 मिनट होगा तो ये 10 आवर ही होगा ना, बाई मिस्टेक वहाँ पे 6 लिख दिया 10 के जगह। और 10 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये हो जाएगा 180, तो $180। मिनिमम गारंटी कितना है 128, और एक्चुअल में वेज कितना आ रहा है 120, 180, ठीक है। तो हम एक्चुअल वाला देंगे क्योंकि वो ज़्यादा है, ठीक है। तो 180 यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी आपको आप चाहते हो कोई चैप्टर स्पेसिफिक तो मुझे नाम बता दीजिए, उसके क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और इस टॉपिक को अगर अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि डिटेल्ड में लाइक हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर, तो मैं वो भी चैप्टर भी करा दूंगा। फिलहाल मैंने सिर्फ बस क्वेश्चंस कराया था। अगर वीडियो आपको सही लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड इन योर स्टडी ग्रुप्स। एंड इसके अलावा इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, तो आप उससे भी चेकआउट कर सकते हैं, और उसके अंदर नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।